आशुतोष जी सीधे आपके, वरुण पुरोहित जी भी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आशुतोष जी सीधे आपके पास आते हुए, अब यहां पर सवाल है कांग्रेस पार्टी को लेकर। ये बिल्कुल सच बात है कि अरुणाचल प्रदेश में एक वक्त में 2016 में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से शिफ्ट हो गई थी, एक तरीके से कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी में, और बीजेपी दोबारा 2019 में अपनी सत्ता लेकर आती है और वहां पर जीत हासिल करती है। 24 में भी वही स्थिति दिखाई दे रही है, सिक्किम में भी। कांग्रेस पार्टी का ये इतना बुरा हाल आखिर क्यों हो गया है इन दोनों ही राज्यों में? कहां पर कमी रह गई? देखिए, अरुणाचल में अगर पूरी पार्टी हाईजैक हो जाए तो वहां बचेगा क्या? आप फिर वो लोगों के बीच जाकर बताएंगे ना कि बीजेपी ने हमारी पूरी नेताओं को ले लिया है। नहीं देखिए, लेकिन आपका जब जड़ से किसी पौधे को उखाड़ जाए या उखाड़ दिया जाए तो फिर दोबारा जड़ लगने में टाइम लगता है। और वैसे भी कांग्रेस पार्टी को जो अखिल भारतीय स्तर पर जो उनकी स्थिति है उसके हिसाब से उनको अपने आप को नए सिरे से खड़ा ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई शॉर्टकट इसका है भी नहीं। और जहां तक सिक्किम में कोई बहुत ज्यादा वो था नहीं। हालांकि एक अजीबोगरीब स्थिति इसलिए है क्योंकि सिक्किम को इंदिरा गांधी ही अपने समय में हिंदुस्तान में उसको उन्होंने इंटीग्रेट कराया था और हिंदुस्तान का वो हिस्सा बना था। लेकिन मुझे लगता है कि जो अरुणाचल प्रदेश में एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि पेमा खांडू की छवि वहां एक अच्छे नेता की बिल्कुल नहीं है। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। उनके ऊपर यह भी आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी को, अपने भतीजों को उन्होंने नियमों का उल्लंघन करके बाकायदा दिया है और उसकी जांच की डिमांड सुप्रीम कोर्ट तक आई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएजी से भी पूछा है कि इस बारे में क्या किया जाना चाहिए। और ये मामला सिर्फ अभी का नहीं है, बल्कि उनके पिताजी 2010 में, उस वक्त जब वो कांग्रेस पार्टी में थे, उस वक्त भी उनके खिलाफ और उनके पिताजी के खिलाफ भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप थे और वो मामला भी अभी भी सुप्रीम कोर्ट पर लंबित है। अब ऐसे लोग जब एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं और जब इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो जिस आदमी ने इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था उसको दिल्ली से बाकायदा उठा लिया गया और करीब महीनों तक उसको जेल में रखा गया। ये जो टेंडेंसी है, मुझे लगता है कि ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसे तो बहुत सारे मुख्यमंत्रियों के खिलाफ मैंने देखा कि वो तो जेल में चले गए हैं जिनके भ्रष्टाचार के आरोप पे, लेकिन पेमा खांडू के खिलाफ तो अभी तक किसी तरीके की कोई कार्रवाई दिखाई नहीं पड़ी है। ये भी इंटरेस्टिंग है अपने आप में देखने में। और मुझे लगता है कि अरुणाचल जनता क्यों नहीं नकार दे रही है इतने गंभीर आरोपों? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है ये एक ऐसा सवाल है कि सिवान में लंबे समय तक शहाबुद्दीन क्यों जीतते रहे, या बिहार के अंदर सूरजभान क्यों जीतते रहे, या फिर मुख्तार अंसारी क्यों जीतते रहे हैं? क्यों जीतते रहे? क्या सबको नहीं, मैं किसी की तुलना नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जिनके, जो हमारी और आपकी नजर में जिनकी बाहुबली की छवि है या जिनकी एक एंटी सोशल एलिमेंट के तौर पर छवि है, जनता उनको जिता देती है। तो चुनाव जीतना और उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। और मैं इसी आधार पे कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं लेकिन अभी प्रूव नहीं हुए हैं, ये भी मैं कहता हूं। लेकिन गंभीर आरोप है और ये आरोप 2010 के कि उनकी पत्नी की कंपनी जिसका नाम है मेसर्स ब्रांड ईगल्स, उस पर उनके भतीजे की कंपनी है जिसका नाम है अलायंस ट्रेडिंग, और इन दोनों के ऊपर गंभीर आरोप है और मुख्यमंत्री साहब के ऊपर आरोप लगे हुए हैं, जांच हो रही उसकी बाकायदा। तो ये एक राजनीति के अंदर इस तरीके से चीजें चलती हैं और इस देश के अंदर चलती हैं। इसके लिए हम और आप क्या कर सकते हैं? जांच हो रही है ना, जांच हो रही है, लेकिन जांच तो हेमंत सोरेन के खिलाफ भी हो रही है। जांच तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी हो रही है, लेकिन वो तो जेल में है ना। मैं तो जानना चाहता हूं कि ईडी कितनी बार वहां पहुंची, कितनी बार उनकी शादी जी बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि देखिए, एक टेंडेंसी की बात कर रहे हैं आशुतोष जी कि एक प्रोक्लिविटी है, प्रवृत्ति है। अब मैं उनको बताऊंगी एक और टेंडेंसी जो मुझे लगता है उन्होंने कभी ध्यान से देखा नहीं। वो क्या टेंडेंसी है भारतीय जनता पार्टी की कि प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट में पिछले 10 सालों में 65 बार गए हैं। जितने भी हमारे मंत्री हैं अलग अलग लेवल्स के, और सीएम भी वहां पे 400 से ज्यादा बार गए हैं। 8000 किलोमीटर जो हाईवे बनता था, जो बना है एक एवरेज के तौर पर, वो डबल होके 16000 हुआ है। यानी कि इतने सालों में 8000 किलोमीटर हाईवे और 10 सालों में 16000 से ज्यादा हाईवे। अगर आप देखेंगे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को, कनेक्टिविटी को, टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स को, तो आप देखेंगे पहली बार एक बराबरी और समानता का रिश्ता बना है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में और केंद्रीय सरकार का। तो मुझे लगता है ये जो जरूरी टेंडेंसी है, इस पर भी अगर ध्यान देते आशुतोष जी तो समझते कि आखिरकार पूरे देश में ये जो विकास का जो पैगाम है और उसकी खुशबू है क्यों फैल रही है, ये समझना जरूरी है। अगर आप कुछ भी आंकते हैं और एक टेंडेंसी की आप बहुत बात करते हैं, और अगर मैं बात करने लगूं टेंडेंसी की और तानाशाही की, तो कौन मुझे रोकेगा इंदिरा गांधी जी के बारे में बताने के या राहुल जी के
या राजीव जी के बताने के बारे में, या फिर राहुल जी के बारे में जिन्होंने किस तरह से ऑर्डिनेंस के नोट्स फेंके हैं, कैबिनेट नोट की मीटिंग्स फाड़ी हैं। तो मुझे लगता है कि एक जरूरी टेंडेंसी जिसका जिक्र करना जरूरी है, जो डिफाइन करती है पॉलिटिक्स को, वो है गवर्नेंस। और आप देखिए, प्रधानमंत्री जी इस बार को बार बार कहते हैं 31 लाख करोड़ रुपए अगर डायरेक्टली जा रहे हैं खातों में, जाहिर है कि बिचौलिए नहीं उसमें है। ठीक अब है। उसमें देखा भी जा रहा है कि 12 लाख करोड़ बचाए भी जा रहे हैं उसके जरिए। तो ये बहुत बड़े नंबर्स हैं और ये डेवलपमेंट के लिए आसानी से इसको इस्तेमाल किया ठीक है। जाता है। अनुराग जी, मैं आपके पास आऊंगी, वरुण पुरोहित जी, लेकिन उसके पहले आपके पास आते हुए, अब पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी अगर बीजेपी में शिफ्ट होना चाहे तो उसके लिए बीजेपी दोषी कैसे हो गई? आपके नेता, क्योंकि यहां पर अगर मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, 2014 में 42 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। उसके बाद 2016 में लंबे समय से सियासी संकट आ गया क्योंकि राज्य में 4 मुख्यमंत्री बदल दिए गए। 2015 में कांग्रेस के 42 में से 21 विधायकों ने तत्कालीन अपने ही मुख्यमंत्री नबाम तुकी के खिलाफ बगावत कर दी। राज्यपाल ने सीएम को बर्खास्त कर दिया। 2016 के दौरान राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। उसके बाद फरवरी में भाजपा ने पीपीए के समर्थन देकर कांग्रेस के बागी विधायकों के साथ सरकार बना ली। कांग्रेस के बागी गुट के नेता कालिको पुल सीएम बन गए। कोर्ट में मामला पहुंचा, कोर्ट ने नबाम तुकी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार को फिर बहाल कर दिया। लेकिन 13 जुलाई को कांग्रेस सरकार बहाल हुई और 16 जुलाई को कांग्रेस विधायकों ने तुकी की जगह पेमा खांडू को मुख्यमंत्री चुन लिया। अब ये सब कुछ कांग्रेस के भीतर हो रहा है, इसके लिए आप कैसे बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर सकते हो? पेमा खांडू को 44 विधायकों का समर्थन मिलता है और फिर 16 सितंबर 2016 को सीएम पेमा खांडू कांग्रेस के 42 विधायकों के साथ भाजपा की सहयोगी पीपीए में शामिल हो जाते हैं। बाद में फिर वो भाजपा ही बन जाते हैं। अब इतना तो आपके कांग्रेस में हो रहा है ना, इसके लिए बीजेपी कैसे दोषी हो गई? वरुण पुरोहित जी, कांग्रेस पार्टी सत्ता में तो आती है लेकिन अपने विधायकों को, अपने नेताओं को संभाल कर वो क्यों नहीं रख पाती है? इतनी ज्यादा बगावत अगर किसी के भीतर होगी, उसको तत्काल कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो दूसरी पार्टियां तो रहेंगी ना। अब राजनीति का तो कौटिल्य ही बता कर गए हैं, साम दाम दंड भेद। दूसरी पार्टियां तो इसी इंतजार में रहती हैं। तो इसके लिए बीजेपी कैसे दोषी हो गई? और मौजूदा वक्त में खाता भी नहीं खुल रहा है ना अरुणाचल प्रदेश में ना सिक्किम में। चित्रा जी, 2014 के बाद ही देखा गया मॉरलिटी और एथिक्स। हम आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने मॉरलिटी और एथिक्स पे भी लिखा है। हाँ। ये नहीं लिखा कि आप पूरा देश की व्यवस्था को, बिल्कुल उन्होंने व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करने की बात करी, व्यवस्था को तहस महस करने की बात नहीं की आचार्य चाणक्य। हाँ। तो 2014 के बाद देखा गया कि ये इनके इन प्रकार सत्ता में रहना है तो तोड़ लो, फोड़ लो, कुछ भी कर लो, और मॉरलिटी है नहीं, कोई सिद्धांत है नहीं। अगर ऐसी बात थी तो 2014 के पहले अटल जी अडवाणी जी के टाइम पार्टी विद द डिफरेंस क्यों कहलाती थी बीजेपी की? वो सिद्धांतों पे चलते थे। अभी जो दौर आया 2014 के बाद, उन्होंने देखा सिद्धांत विद्धांत छोड़ो, अपने को तो बस पावर लेनी है। पावर क्यों लेनी है? पूंजीवाद को बढ़ाना है देश के अंदर। आम जनता की, मिडिल क्लास की तो मंगलसूत्र करते हैं मिडिल क्लास का। मंगल तो हुआ नहीं, अमंगल हो गया पिछले 10 साल में। आप बात कर रहे हो अरुणाचल प्रदेश, जो कांग्रेस की बात आप कर रहे हो, कांग्रेस की मैंने कई बार कहा है। अब तो एग्जिट पोल भी आ गया है वरुण पुरोहित जी, अभी तो चुनाव प्रचार हो नहीं रहा है, अब तो एग्जिट पोल के आंकड़े भी आ गए हैं सर। देखिए, एग्जिट पोल के आंकड़ों पे आप विश्वास करोगे तो चुनाव करना ही बेकार है। ये तो स्पेकुलेशन बिजनेस जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन का चलता है शेयर बाजार, वैसे ही चल जाएगी सारी राजनीतिक व्यवस्था। तो मैं उस पर विश्वास नहीं करता, मैं यथार्थ पे रहता हूँ। 4 तारीख को अगर सीटें कम आएगी तो उसको स्वीकार करूंगा, ज्यादा आएगी तो जनता को नमस्कार करूंगा। हाँ। वैसे भी करूंगा जनता को नमस्कार। अभी शाजिया पत्नी पता नहीं क्या क्या बातें बता रही थी इनकी खुद की तो पार्टी, मैंने कई बार कहा पार्टी है ही नहीं कहीं। कांग्रेस के ले लेके लीडरशिप क्वालिटी होती तो 70 साल 75 साल देश की आजादी को हो गए, जनसंघ के बाद बीजेपी भी बन गई, अपने नेता तो पैदा कर लेते, नेता पैदा नहीं कर पाए। तो ये कांग्रेस की, आप सिर्फ एक ही बात को आप स्ट्रेस दे सकते हो कि कांग्रेस की सेंट्रल सिस्टम की कमजोरी है, उसके कारण आदमी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। या लेकिन वो सिस्टम अलग चर्चा का विषय। आज का जो विषय एग्जिट पोल, कई बार एग्जिट पोल की बात भी आ रही है 2 दिन से, तो एग्जिट और एंट्री तो ईवीएम और जनता तय करेगी। लेकिन आप जो बात है अरुणाचल में कांग्रेस पार्टी क्यों खत्म हो रही है, क्यों सीटें नहीं आ रही, मुख्य बात जो आज की है वो देखिए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का अपना अलग पॉलिटिकल सिस्टम है, हर स्टेट्स का। शाहजिया ने कह दिया, इतने दौरे किए, मणिपुर के भी कर लेते प्रधानमंत्री जी, लेकिन वहां नहीं किया ना, जो बच रहे हैं वो चीज है। कांग्रेस इसलिए मजबूत नहीं हो पा रही, ग्राउंड लेवल तक ऑर्गेनाइजेशन जो है कांग्रेस को, उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। और उसको हम देख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस में वापस कांग्रेस जीवंत हुई, हिमाचल में आई, कर्नाटक में आई, तेलंगाना में आई, और अभी आप चुनाव में देखोगे 4 तारीख को कांग्रेस बिल्कुल हर जगह इंप्रूव करेगी। मैं कपोल कल्पित आद मुग्धा से धनी नहीं हूं कि मैं कह दूं 400 पार देश को कर दूंगा तार तार, लेकिन कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, आपको देखेगा 4 तारीख। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। शाहजी जी, आप जवाब दीजिए। अनुराग भदौरे जी, उसके बाद मैं आ रही हूं आपके पास। देखिए, केरल से शुरू हुआ था 1960 के बाद से किस तरह से तोड़फोड़ की राजनीति
केंद्र सरकार की तरफ से नेहरू जी ने जो किया था, और उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने करीब 90 बार राष्ट्रपति शासन लगाकर तोड़ फोड़ कर कर कितनी सरकारों को बर्खास्त किया है। तो अगर तोड़ने फोड़ने और अनैतिक तौर से हटाने की बात है, उसकी बात कांग्रेस ना करे तो बेहतर है। 90 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। और आप सोचिए, मुझे अब बहुत तकलीफ होती है कि अभी भी आप जानना नहीं चाह रहे हैं कि क्या वजूहात हो सकती है जिसके वजह से ये आंकड़े हम देख रहे हैं, और ये रुझान आप मान लें से जो कुछ भी है। अभी भी ये सोच रहे हैं, अभी इनके फरिश्तों को खबर नहीं है कि क्या हो रहा है। अभी भी इनको ये उम्मीद है और सोच रहे हैं कि सारे के सारे एग्जिट पोल्स गलत है। सिक्किम वाले फरिश्तों को भी तो नहीं पता चल रहा है ना बीजेपी 0-0 पर क्यों है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानती हूँ, लेकिन देखिए, मैं मानती हूँ और मैं कहती हूँ, तस्दीक करती हूँ इस बात को। मैं ना तो एग्जिट पोल का मजाक उड़ाती हूँ, ना हमारी पार्टी में कभी किसी ने ईवीएम का मजाक उड़ाया है, ना ईसी को गाली गलौज किया है, ना अदालत की कार्रवाई को गलत माना है। तो आप मानिए जो भी जनता जनार्दन का फैसला, और समझिए कि उसके पीछे की वजूहात क्या है। और बार बार मणिपुर की बात आप कर रहे हैं, मणिपुर कितनी बार सब गए, आपने उसको एक मुद्दा बनाया, लेकिन लोगों के बीच में वो मुद्दे को कैसे परसीव किया गया। देखिए, नकारात्मक राजनीति है ये आपकी, ठीक है, कुछ भी सकारात्मक आपके लिए नहीं रहा और दिख रहा है उसका असर। हाँ, अब मुझे लग रहा है ईवीएम को लेकर टिप्पणी करना चाह रहे हैं, उसके बाद अनुराग जी आ रही हूं मैं। हाँ, साजिया जी ने ये कहा कि भाई हमारी पार्टी के किसी नेता ने ईवीएम पे कभी कोई टिप्पणी नहीं करते। ईवीएम की तो सारी शुरुआती अब पुरानी भारतीय बात जनता करेंगे, पार्टी ने बिल्कुल जीवीएल की बात लाल करेंगे, कृष्ण आप मुझे आडवाणी ने मालूम है। बाकायदा बेंगलोर के अंदर मालूम प्रेस था मुझे। कॉन्फ्रेंस करके और 2009 के चुनाव के बाद आरोप लगाया था जी, ईवीएम को बहुत- लेके। जी, उस पर न उन्होंने केवल बात इतना भी ही, कर ली है। बल्कि साजिया मुझे बोलने लेते दीजिए, इनकी पार्टी के सांसद जीवीएन नरसिम्हा राव ने बाकायदा किताब लिखी, मुझे पता उसका था। फॉरवर्ड लाल कृष्ण आडवाणी ने कितनी लिखा, बार- अरे फिर कितनी- इन्हीं की पार्टी के आशुतोष जी सुब्रमण्यम कितनी बार स्वामी इसको बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट कितनी लेकर बार चले हम गए। लोग- ये ईवीएम का मसला खड़ा ही नहीं होता अगर भारतीय जनता पार्टी के जी लाल नहीं, कृष्ण ऐसा आडवाणी जैसे नहीं नेता ने है। अगर उस इसको पर मुद्दा भी बनाने की कोशिश स्पष्टीकरण की जब होती। दिया गया इससे तो ये मुझे पता लगता है चलता है ना कि जो भी पार्टी साजिया हारती ये- है वो ईवीएम को मुद्दा बना लेती है। आशुतोष जी, तो मेरा- जब बीजेपी हार बिल्कुल। रही थी तो उसने भी ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े कर दिए, कांग्रेस और दूसरी पार्टियां हार रही हैं तो वो तो मतलब अब बेचारा ईवीएम दोनों ही तरफ से फंस गया है। नहीं, ईवीएम तो बेचारा नहीं है, ईवीएम हाँ। तो अपना काम कर रहा है। बेचारी तो राजनीतिक पार्टियां जो चुनाव हार जाती हैं। हाँ। तो ये कहना वो कि बेचारी हो भारतीय जाती जनता है। पार्टी 2014 के बाद बिल्कुल गंगा से धुल के साफ हो गई है और ईवीएम के बारे में चर्चा ही नहीं करती। अरे भाई, आपने मुद्दा खड़ा किया, अगर आपने मुद्दा, और आपने तो किताब लिख डाली उसके ऊपर। आशुतोष जी, न किताब केवल लिखी, किताब अब लिख डाली, कितनी बल्कि आप बार सुप्रीम कहेंगे कोर्ट भी चले आशुतोष जी, गए। कितना उसके बार बाद आप बुलाएंगे विपक्ष को, आपको, आज के इस पर विपक्ष को कितनी आप चर्चा दोष होगी? दे रहे हैं। और एक कितनी बात और बार है, जीवीएल ने संजय खुद जी, कहा है, एक बात और है, आडवाणी जी ईवीएम ने बोल- संजय जी कुछ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं एक बात और है, ईवीएम बोल नहीं सकता और अपनी सफाई स्वयं नहीं दे हाँ। सकता। हाँ, लेकिन उस पर जितनी भी सफाई आती है वो काम नहीं आती है जो दूसरों की ओर से या चुनाव आयोग की ओर से भी दी जाती है।